सहने की भी एक सीमा होती है और जब यह सीमा पार हो जाती है तो फिर स्ट्राइक होती है, जैसी कि अब खालिस्तान को लेकर हो रही है। खालिस्तान का ख्याल पालने वालों और ऐसे लोगों को पनाह देने वाले अड्डों पर भारत अब एक साथ प्रहार कर रहा है। जी हां, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आज 7 राज्यों में 53 ठिकानों पर छापे मारने पहुंची। यह कार्रवाई खालिस्तान के उस गैंगस्टर्स गठजोड़ पर की गई है जो पाकिस्तान और कनाडा तक कनेक्ट करता है, जो कनाडा और पाकिस्तान के इशारों पर यहां से खालिस्तानियों के लिए उगाही करता है, टारगेट किलिंग भी करता है और देश की जड़ें खोदने का काम भी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी ये छापे मारे गए हैं। कई लोगों की धरपकड़ हुई है। इनमें कनाडा से ऑपरेट करने वाले आतंकी अर्शदीप डल्ला के कई करीबी हैं और यहां जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और मोस्ट वांटेड बम्बीहा गैंग के लोग भी इसमें शामिल हैं। कई नए खुलासे भी हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी निज्जर के खात्मे के पीछे भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। मकसद था कनाडा और भारत में टेंशन पैदा करना। आतंकी अर्शदीप डल्ला को लेकर भी एनआईए चार्जशीट में खुलासा हुआ कि कनाडा में निज्जर और डल्ला ने एक गैंग बनाया था जो वहां से बैठकर पंजाब में ऑपरेट करता था। टारगेट किलिंग, टेरर फंडिंग के अलावा यह गैंग पाकिस्तान से हथियारों और ड्रग्स की डीलिंग भी कर रहा था और इन सब के पीछे आईएसआई का बैकअप था। एनआईए ने इस गैंग की तुलना 1990 के मुंबई के अंडरवर्ल्ड से भी की है। इस फील्ड स्ट्राइक के साथ ही भारत ने कूटनीतिक स्ट्राइक भी तेज कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल यूएन में कनाडा के राजनीतिक आतंकवाद की तरफ इशारा किया था। इसके बाद काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन की मीटिंग में बाकायदा नाम लेकर कहा कि कनाडा खालिस्तानियों का अड्डा बना हुआ है। भारत वर्षों से आगाह करता रहा है और अब इस डबल स्ट्राइक के बाद यह भी खबर है कि पाकिस्तान अपने यहां खालिस्तानी आतंकियों को अंडरग्राउंड कर रहा है। पाकिस्तान में खालिस्तानियों के जो कैंप ऑपरेट हो रहे हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है। जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces. Organized crime, violence, extremism, they're all very, very deeply mixed up. That if somebody gives us specific or relevant information, we're prepared to look at it. अब ये जो बिखरे हुए एलिमेंट हैं, इनको चलाने का काम पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान की एजेंसीज करती हैं। उन एजेंसीज के साथ काम करते जहाँ के गद्दार जो जहाँ से भाग के पाकिस्तान में बैठे हैं, कुछ वो करते हैं। जो कनाडा ने एक लाइन इख्तियार की है वो गलत है। प्रधानमंत्री उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, वो सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए जो मिलिटेंट्स को सूट करती है वो जुबान बोल रहे हैं। तो कई चीजें बहुत सीधी हैं और उसको कई बार बहुत तरीके से समझाया भी गया है, लेकिन इसके बावजूद जब आप इंडिया को छेड़ने की कोशिश करते हैं, भारत को छेड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर जवाब भी उसी अंदाज में आपको मिलेगा। इसी पर खास चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक वोरा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत वोरा साहब आपका। हमारे साथ सुशील पंडित जी हैं, इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुशील जी आपका बहुत बहुत स्वागत। इरशाद अहमद खान है, नेता है PMLN के, बहुत बहुत स्वागत इरशाद जी आपका। हमारे साथ पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हसम दुर्रानी साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। हसम साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और उसामा जाहिद इस वक्त हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है उसामा जाहिद साहब आपका भी। और सबसे पहले एक सवाल दीपक वोरा साहब आपसे, ये जो बार बार हमने डोजियर सौंपे अलग अलग नामों को लेकर, उनको कनाडा ने अपना नागरिक बना लिया। वो कैसे बनाया
उस पर एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन ये जो बार बार छेड़ने की कोशिश की, ये अपने लोगों को जिनके ये वोट लेकर अपनी सरकार चला रहे हैं मिस्टर ट्रूडो, क्या ये अपने लोगों का ही नुकसान कर बैठे ये सब बोलकर? सर, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं आपके मेहमानों से। और सिर्फ मेरी एक गुजारिश है ट्रूडो साहब से कि वो भी आपका चैनल देखा करें, ताकि उनको पता लग जाएगा सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है। आपसे सीखें, यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट। 22 साल पहले सितंबर के महीने में एक हादसा हुआ था जिसे 9/11 कहते हैं, दुनिया को बदल दिया था। और फिर 2023 सितंबर में एक जियोपॉलिटिकल भूकंप आया है। एक बेवकूफ़ प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कह दिया है भारत के बारे में। सर, ये जो व्यक्ति है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखते हैं, किताब पढ़िए 2004 की। किताब का नाम है कोल्ड टेरर, एक कनेडियन जर्नलिस्ट ने लिखी थी। उन्होंने ये लिखा है कि आतंक अब कनाडा का धर्म बन चुका है। ना केवल खालिस्तानी बल्कि वो तमिल टाइगर्स जो बहुत आतंकी थे, हिजबुल्लाह वाले, इस्लामिक जिहादी, सबको पाल रखा है और इसकी कीमत कनाडा को चुकानी पड़ेगी। जो कुछ उन्होंने उस किताब में प्रिडिक्ट किया 2004 की है, स्टुअर्ट बेल उनका नाम है, मैं जानता हूं उनको, आज वो सच आ रहा है। आरोप लगा दिया इसने और बोला ये क्रेडिबल एलिगेशन है। ट्रूडो साहब, अभी आपने सुना है, क्रेडिबल एलिगेशन नहीं, क्रेडिबल एविडेंस भी पेश हो रहा है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ इसके पीछे है। क्रेडिबल एविडेंस हमने आपको दिया है कि ये आतंकी जिनको आप अपना दामाद बना के अपने गले लगाते हैं कनाडा में, वो किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं और क्यों आप इतने परेशान हैं। अगर एक प्लम्बर मारा गया है, कितनी सारी संस्थाएं तो हैं आपके देश में। उस किताब में यह भी लिखा है कि कनाडा में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा आतंकी संगठन है। यहां तक कि उन्होंने कोट किया है अमेरिका के स्पीकर को उस समय जो थे न्यूट गिंगरिच, कि जो 9/11 के आतंकी थे वो कनाडा से अमेरिका आए थे। अरे अभी तो समझ जाओ, संभल जाओ, मालूम नहीं आप क्या खेल खेल रहे हो, आप ऑटो डिस्ट्रक्ट पे हो। और सर, फाइनली जो हम एक्शन इस समय ले रहे हैं खालिस्तानियों के अगेंस्ट, 2-3 चीजें स्पष्ट हैं। एक, भारत, आपने अपने देश को, कनाडा को तो डिवाइड कर दिया है। बहुत से कनेडियन कहते हैं आप बिल्कुल जो चीजें कह रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन 140 करोड़ भारतवासी इकट्ठे हो गए हैं कि अब ऐसा फिर नहीं हो सकता। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रूडो साहब, अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये इंडिया वो नहीं है जो दूसरा गाल दिखाता है। ये सुभाष चंद्र बोस नेताजी का देश है, ये भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये 140 करोड़ भारतीयों का भारत है जो दांत तोड़ देगा अगर किसी ने हम पर इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगाए। और अब क्या हो रहा है, आपने एम्बैरेस किया अपने एलाइज को। आप जो 5 आइज और G7, कोई आपका समर्थन नहीं कर रहा। एक इंटरव्यू आपने दी थी न्यूयॉर्क में, जर्नलिस्ट ने कहा ट्रूडो साहब आपकी मुस्कान भी अब हट रही है, आप तो अकेले रह गए, आपका समर्थन कोई कुछ नहीं कर रहा। और क्योंकि आप बहुत बिजी थे, किसी नाजी को सम्मान देने में, आपके पार्लियामेंट में तालियां बजा रहे थे, ओहो कितना बहादुर आदमी है, पता लगा कि ये तो एडोल्फ हिटलर का चमचा था। क्या हो गया है आपको, बुद्धि कहां चली गई है आपकी? अभी भी संभल जाइए और दुनिया के सामने अगर आप में दम है माफी मांगिए। बिल्कुल, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं, जो कूटनीति है, उसके लिए दीपक वोरा साहब आपके जो सहयोगी हैं वो संभाल लेंगे। और हम देख रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर को, जो आपकी जमात से हैं, अब विदेश मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। उनका तेवर क्या है और उनका स्टाइल क्या है, फंक्शनिंग क्या है उनकी, वो हम देख रहे हैं। लेकिन मैं जो चीज यहां देख रहा हूं वो ये है कि किसी ने अगर टच किया है तो फिर हमारी NIA भी जाग गई है। अब तक ये भी उनके ऊपर हालांकि सवाल है कि अब तक इतना खामोश क्यों थे, लेकिन अब जो जागे हैं तो हम देख रहे हैं कि 53 जगहों पे एक साथ रेड है। और जो चीजें पर्दे के पीछे छिपी हुई थी, लोग ये मानकर चल रहे थे कि ठीक है चलने दो, वो शायद अब बिल्कुल नहीं चलेंगी, किसी हाल में नहीं चलेंगी। और जो इनका टेरर फंडिंग का रूट है वाया पाकिस्तान, या जो इनका यहां से उगाही का रैकेट है, इंडिया में बड़ा लंबा चौड़ा रैकेट है, वो सब तोड़े जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त सुशील पंडित साहब हैं। पंडित साहब, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान के मेहमानों के पास चलूं, एक सवाल जो बार बार कश्मीर से उठता है, कश्मीर में हल्की चीजें पड़ रही हैं तो क्या ISI अब वाया पाकिस्तान और वाया कनाडा वार करने की कोशिश कर रही है? राम मोहन जी, आपने ठीक कहा। पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है वो K2 प्रोजेक्ट माना जाता है। एक K खालिस्तान के लिए है और दूसरा K कश्मीर के लिए है।
और बहुत से इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, वसाइल, इनके जो रिसोर्सेज हैं वो कॉमन हैं। तो कैंप्स भी लगभग वही हैं जहां पर ये जिहादियों को ट्रेन करते हैं, वहीं खालिस्तानियों को भी पुष्टपनाही देते हैं, हथियार देते हैं। वही हथियार खालिस्तानियों को देते हैं, वही हथियार जिहादियों को देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सरहद पार का दुश्मन तो खैर उससे हमारी सेना अच्छे से निपटेगी, उससे ज्यादा खतरनाक है सरहद के भीतर, देश के अंदर चुपचाप काम करने वाले स्लीपर सेल। क्योंकि ये दरअसल नजरों से ओझल होते हैं, रेडार पर कम दिखाई पड़ते हैं, और क्योंकि ये पहले से ही भीतर हैं, नुकसान पहुंचाने की इनकी क्षमता कई ज्यादा होती है। इनको बहुत अरसे तक एक लंबी ढील दी गई कि ये सुधर जाएं, इनको अक्ल आ जाए, ये समझदारी का काम करें, और इनको पालने वाले, इनको प्रोत्साहन देने वाले राजनीतिक दल, नेता वो भी संभलें जी। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। आप जब अपनी तरफ से दरियादिली दिखाते हैं तो वो आपकी कमजोरी समझी जाती है, और इसीलिए इसका नाजायज फायदा उठाया जाता रहा आज तक, कश्मीर में भी और पंजाब में भी। अब आप देखिए, गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एक म्यूजियम है जिसमें भिंडरांवाले की फोटो लगी हुई है। भिंडरांवाले जो कि मुल्जिम है, कसूरवार है पूरे पंजाब को खून से नहलाने का, 80 के दशक में इस देश को गहरे घाव देने का, जिन घावों पर आज भी मलहम लगाने की आवश्यकता पड़ती है। और यह तस्वीर लगी हुई है 2007 से। तब से कांग्रेस की सरकारें भी आई, आम आदमी पार्टी की सरकार भी आई, अकालियों की सरकार, भाजपा की सरकार, केंद्र में ये सरकार, केंद्र में वो सरकार, लेकिन वो पोर्ट्रेट अभी तक वैसे का वैसा लगा हुआ है। क्या जरूरत है और क्या संदेश जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना का पोर्ट्रेट अभी तक लगा हुआ है, वैसे का वैसा। क्या संदेश देते हैं हम अपने देश को? तो इसलिए इस देश में भी जहनसाजी की, मानसिकता को गढ़ने की जरूरत है, और उसके लिए ऐसा वो हर काम किया जाना चाहिए जो बहुत सालों से नहीं हुआ है। इसमें मैसेजिंग भी है और जमीन पर कार्रवाई, ये दोनों, और जमीनी कार्रवाई तो चलनी चाहिए। अभी शुरू हुई है एक तरह से इस मुद्दे को लेकर। अब तक क्यों ढीले थे, इस पर दायर है कि अपने देश की सरकार से भी सवाल है और वो पूछेंगे। लेकिन इरशाद अहमद खान साहब, अब तो पांसा उल्टा पड़ गया। कहां तो आप लोग इस उम्मीद में थे कि इंडिया को फंसाया जाए, और अब बात यह निकलकर सामने आ रही है कि निज्जर को मरवाया आईएसआई ने। आवाज आ रही है सर आपको? इमरान ये तो खुद क्यों डाल रहे हैं, सब दूसरे। इरशाद जी आवाज आ रही है? लगता आ रही है, डोजियर लेने की आदत है नहीं आपको। हसन दुर्रानी साहब, आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि एक खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि आईएसआई का हाथ हो सकता है इसके पीछे। मुझे तो आपकी बेचारगी के ऊपर हंसी आ रही है, और अब तो हंसी भी मेरा ख्याल खत्म हो चुकी है मेरी, क्योंकि हर एक सेकंड के बाद आपको जो मसाइल होते हैं वो सारे के सारे आईएसआई की वजह से पैदा होते हैं। आपके मुल्क में, आपके मुल्क से बाहर, आपके किसी भी स्टेट के अंदर, यहाँ पे अगर खालिस्तान का कोई मसला है तो आईएसआई वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अगर कश्मीर में कोई आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी अपना आईएसआई करवा रही है। तो भाई मेरा ख्याल में फिर आप जिंदा क्यों अब तक? आपको तो वो क्या कहते हैं, वो है ना, एक मशहूर है, एक वो बड़ा आप ही की किसी फिल्म का है कि शायद वो डायलॉग है, या फिर मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं क्या? तो मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसा कर लेना चाहिए था, क्योंकि आपका पिछले काफी दिनों से एक ही प्रॉब्लम है, और वो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसका जवाब ये निकलता है कि आईएसआई ने ये कर दिया, आईएसआई ने वो कर दिया। और साथ में आप लोग जो हैं, आपके यहाँ पे जितने भी हमारे जो बैठे होते हैं, जो डिग्निटीज होती हैं यहाँ पे, वो बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमारी फौज जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमारी इंटरनल जो एजेंसीज हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, और उसके बावजूद भी एक सांस में ये बात हो रही है, दूसरे सांस में ये होता है, ओए होए मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, आईएसआई ने ये कर दिया।
तो सर या तो किसी एक चीज के ऊपर आप कायम रहें, या तो आप ये कहें कि आईएसआई किसी काम की नहीं है, दूसरी बात आप ये कहें कि नहीं जी हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं ये, लेकिन आपकी दोनों चीजों के अंदर किसी इतनी ज्यादा जो है वो कंट्राडिक्शन है। नहीं हसन दुर्रानी साहब, हसन दुर्रानी साहब, आपको देखिए कोई भी इल्जाम आए उसको हंसी में उड़ा देना बड़ा आसान है, उसकी गंभीरता में जब आप दाखिल होंगे तो फिर अरे नहीं आपको मैंने पहले कहा कि डोजियर लेने की देखिए आदत नहीं है, हाफिज सईद पे डोजियर दें तो आपको कबूल नहीं, आप उसको समाज से भी वहां पे बैठ के मानते हैं, जो खालिस्तान के लिए ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान में बैठकर वो आतंकी एज ए जर्नलिस्ट आपको उनके नाम मालूम होंगे बड़ी अच्छी तरह से। ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल किस तरह ऑपरेट करता है आपको अच्छी तरह मालूम होगा। ये वधावा सिंह सरगना जो है बीकेआई का, लखबीर सिंह रोडे जो है जो सरगना है ISYF का, ये परमजीत सिंह पंजवर, ये क्या नाम है, ये कहां बैठकर ऑपरेट करते हैं। गजेंद्र सिंह सरगना जो DKI का है, रणजीत सिंह जो सरगना है KZF का, ये कहां से ऑपरेट करते हैं। और अगर इनको ISI वहां प्रश्रय नहीं दे रहे तो गिरफ्तार कर ले वहां बैठ के। हम तो बता रहे हैं कि हमारे यहां आतंक फैलाने वाले लोग हैं जो आपके यहां बैठे हुए हैं, इनको जेल में क्यों नहीं डालते आप उठा के, या दोस्ती इनसे प्यार है। आपकी बात मुकम्मल होगी कि मैं अभी सुनूं? मैं तो नाम लेके बता रहा हूं, इनको जेल में क्यों नहीं डालते आप। भाई आप नाम नहीं ले रहे। लास्ट टाइम भी जो है इसी प्रोग्राम के अंदर आप ही के एक जो सेंटर है उनसे मैंने बात की थी और वो उनको मैंने यही कहा था कि भाई हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं आप लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो आप काइंडली जरा सुन लें। कुछ नहीं होता। देखिए जी दो बहुत बड़े दहशतगर्द है, एक तो कुलभूषण था जो कि हमारे पास इस वक्त जेल में मौजूद है, और एक है वो मोदी है जो कि इस वक्त आपका वजीर आजम बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मैं किसी और दहशतगर्द को नहीं जानता। खालिस्तान क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। इसी को ISI कहते हैं, और इसी को ISI कहते हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए व्यक्ति पर टिप्पणी तो कर सकता है लेकिन आतंकवादी को आतंकवादी कहने में परहेज करता है। ये प्रॉब्लम है हसन दुर्रानी, ये प्रॉब्लम है हसन दुर्रानी। हसन दुर्रानी एक बहुत ही गंभीर डिबेट में आप बहुत हल्की बात का इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलिटिकल सटायर करने वाले शो अलग होते हैं जिनमें पॉलिटिकल सटायर दिन भर किया जा सकता है आपके वजीर आजम पे, आपके मुल्क की हालत पे, इस बात पे कि अरब के मुल्क कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भिखारी अगर किसी मुल्क से जा रहे हैं तो पाकिस्तान से भेज रहे हैं आप लोग, सबसे ज्यादा भिखारी अरब देश जाके कह रहे हैं। आपके यहाँ के न्यूज चैनल ये खबर चला रहे हैं। देखिए हल्के सटायर करने वाले शोज अलग होते हैं हसन दुर्रानी साहब, हल्के सटायर करने वाले शोज अलग होते हैं। ये टेररिज्म पे शो है, ये आतंकवाद पे शो है सर। ये हमने नहीं कहा कि ये अरब मुल्कों ने कहा कि सबसे ज्यादा भिखारी अगर कोई भेज रहा है तो पाकिस्तान भेज रहा है, इन्हें वापस लेके जाओ। ये हल्की बात मत करो, हल्की बात कौन कर रहा है, हल्की बात मत करो। राम मोहन साहब अपने आप को हल्का मत करो। मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपसे, ये गंभीर शो है, इसकी गंभीरता बनाए रखें आप। कुलभूषण क्या टेररिस्ट नहीं है? क्या कुलभूषण टेररिस्ट नहीं है? क्या मोदी जो है गुजरात के बुद्ध के नाम से मशहूर नहीं है? ये आपने तय कर लिया वहां बैठ के, ये आपने वहां पे बैठ के तय कर लिया कौन आतंकवादी है कौन नहीं है, वहां बैठ के तय कर रहे हो। मैंने तय किया भाई, आपको ये मालूम नहीं है कितने वोट मिले? जितनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तादाद नहीं होती उससे ज्यादा वोट से जीतकर प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ आते हैं, उससे ज्यादा वोट से जीत के आते हैं। और आप वहां से बता रहे हो ना आप कोर्ट को मानते हो, ना आप कानून की प्रक्रिया को मानते हो, ना आप डेमोक्रेसी को मानते हो। ये हल्के सटायर वाला शो नहीं है हसन दुर्रानी। आतंकवाद पे गंभीर हो जाओ, वरना जो एबटाबाद में हुआ था वो दोबारा करके दिखाना पड़ेगा, और वो वेस्ट की कंट्रीज फिर से आगे करके जाएंगी एबटाबाद के अंदर वाला शो, और फिर देखते रहोगे कि आसमान के ऊपर परिंदा उड़ा के हेलीकॉप्टर आके ठोक गया। मैं जा रहा हूं मनजिंदर सिंह सिरसा साहब के पास, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, ये प्रॉब्लम आखिर क्या है और क्यों इन चीजों को अब तक हल्का छोड़ा गया था? अब तो हम देख रहे हैं बड़ा तगड़ा एक्शन हो रहा है, NIA एक्शन में है, विदेश मंत्री जाकर बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को हल्का छोड़ा गया, उसकी वजह से हालात अब तक बने। नहीं देखिए, ना तो पहले हल्का छोड़ा गया, ना ऐसी बात थी। मैं ये जरूर राम मोहन जी आपको कहना चाहता हूँ, सरकार ने बहुत संजीदगी के साथ चीज़ों को हैंडल कर रही है, क्योंकि ऐसा होता है
जब कोई कम्युनिटी, कोई रिलीजन इन्वॉल्व होता है, लोग उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, तो सरकार को भी बड़ी संजीदगी से ही काम लेना चाहिए। मैं पहले तो बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का भी, गृह मंत्री जी का, बड़ी संजीदगी से चल रहे हैं। अभी हमारे पाकिस्तान के पत्रकार बैठे हैं, मैं इनसे जरूर आग्रह करना चाहता हूं, अच्छे पड़ोसी होते हैं। देखिए, मैं जब इनकी डिबेट देखता हूं तो ऐसा मजाक करना, छोटा दिखाना, देखिए आपके छोटे दिखाने से कोई मुल्क छोटा नहीं होगा, हमारे बड़े कहने से बड़ा नहीं होगा। आपकी इकॉनमी हमारे बराबर 20% रहेगी, हमारा 100 रुपये का नोट जो है आपका 350 रुपया मिलता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी स्टेट के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आतंकवाद, मार धाड़, अपने पड़ोसी के ऊपर नारकोटिक्स के हमले करने, जो आतंकी हमले करने, ये सब लोगों में आप निपटे रहे। तो हसन जी, आपको एक अच्छे पड़ोसी की तरह आपको यहाँ बात करनी चाहिए कि नहीं, हमारा मकसद नहीं है, और अगर कोई गलत करता है तो हम भी उसकी चिंता करेंगे। हमें ऐसी बातचीत करनी चाहिए, ना कि अगर ISI ऐसे है तो फिर वैसे क्यों नहीं। एक बात। दूसरी बात, देखिए भारत के अंदर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, सिख, जो इस तरह की भावनाओं को साथ देता हो। हम लोग जो हैं सेवियर की तरह माने जाते हैं। हम लोग वो हैं जो लोगों की जान बचाने में विश्वास रखते हैं, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, हम उसके भी ऊपर भी ऐसे वार नहीं करते। चंद लोग हैं जिनमें गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग हैं, जो ISI, जो कि बिल्कुल आज इस स्तर पे है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ना पैसे बचे हैं, ना रिसोर्सेज बचे हैं। इसके बावजूद उनके पास एक ऐसा आदमी बचा है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसका कोई जमीनी आधार नहीं है, कहीं नहीं। उसका क्या काम है? पैसे लेने और वीडियो डालना, वीडियो में गालियां निकालना, हिंदू धर्म को बुरा बोलो, दूसरों के धर्मों को बुरा बोलो। उससे क्या होगा? कोई इंस्टिगेट होगा, इंस्टिगेट होकर कुछ तुम्हें बोलेगा, फिर उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, देखो उन्होंने वहां पर यह कर दिया। तो इनका केवल इतना ही मकसद है, इससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि अपना अच्छा पड़ोसी होने के, आपको एक अच्छे पड़ोसी का रोल अदा करना चाहिए था। आप हमारी कम्युनिटी को भी कैसे बदनाम कर रहे हो। पाकिस्तान के अंदर 10 लाख सिख रहते थे, वो छोड़कर चले गए मुल्क, आज केवल 8,000 सिख रह गए हैं। हमारे गुरुद्वारों को संभालने के लिए भी सिख नहीं। अभी थोड़े दिन पहले मैं करतारपुर गया था, वहां लंगर बनाने के लिए भी सिख नहीं थे, नॉन सिख जो थे वो लंगर की सेवा कर रहे थे। सो मुझे बहुत इस बात का खेद है, इन सब चीजों से आपने अपना मुल्क भी बहुत पीछे धकेल दिया, आतंकवाद के रास्ते पे डाल दिया। लेकिन आप पता नहीं क्यों नहीं सुधरना चाहते। आप पढ़े लिखे लोग हैं दुरानी साहब, आप लोगों को, या अहमद खान साहब यहां बैठे हैं, इन लोगों को अच्छा, अपने समाज को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, हमारे साथ आठ के भी अच्छी बातचीत करनी चाहिए, और यह कहना चाहिए कि भारत पाकिस्तान को किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी का साथ नहीं देना चाहिए, बजाय इसके कि हम बच्चों को गलत राय डालें, उनको गलत रास्ता अडॉप्ट करें। हम अपने बच्चों को अच्छे प्लेटफॉर्म दें, वो ग्रो कर सकें, वो आगे बढ़ सकें। देश जो आज 21वीं सदी में है, यहां कलम की ताकत है, पढ़ाई की ताकत है, हमें आज पीस की ताकत है, हमें उस रास्ते जाना चाहिए। अब कनाडा क्या कर रहा है? कनाडा भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते चल पड़ा, वहां भी बंदूकें चलनी शुरू होगी, बम ब्लास्ट शुरू होने हो गए। वहां पे जो इंडिया के वांटेड हैं, मैं डोसियर की बात नहीं करता, जो लोग नहीं दिखाई देते मैं उनकी बात, मैं एक आदमी का नाम लेके आपको बार बार सब टीवी चैनलों पे पूछता हूं, जिस आदमी ने हमारे सिखों के, पंजाबियों के म्यूजिक के वर्ल्ड फेम सिद्धू मूसेवाले को मरवाया, वो आदमी खुद टीवी डिबेट में आके कहता है कि मैंने मरवाया, जो गोल्डी बराड़ है, और वो खुलेआम घूमता है कनाडा के अंदर और वीडियो डालता कनाडा में बैठ के, टीवियों पे डिबेट करता कनाडा में बैठ के। अब कनाडा अगर ये कहे कि हमारे यहां तो आतंकी है ही नहीं है, तो आपके सामने इतना बड़ा गैंगस्टर और आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, ये एक्ट ऑफ जो है जो कत्लेआम का एक इरादा रखने वाले लोग, कत्लेआम करने वाले लोग जो हैं, गैंगस्टर्स के लोग हैं। ये एक्ट गैंगस्टर का एक्ट है, ना कि एक्ट कोई स्पीच है कोई। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान के हमारे लोग भी यहाँ बैठे हैं, इरशाद अहमद खान साहब को, अब उनको उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। खान साहब, ये तो बहुत सीधी चीज है जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कनाडा कहता रहा। अगर हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करने वालों का गुणगान करेंगे, उस तरह की झांकी बना के वहां पे निकाली जाएगी और फिर उसको कहा जाएगा कि नहीं, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसी कोई बात किसी दूसरे मुल्क में कहे तो आपको कबूल होगी? राम जी, मुझे सुनिएगा, मैं आधे घंटे से तकरीरें सुन रहा था आप लोगों की। बोले। हिंदुस्तान के दो चेहरे हैं। एक, ट्रूडो जी आए जब आपके हिंदुस्तान में, आपने मेहमानदारी की, लेकिन आपको जब लगा कि अब ये जो कुछ देख करके हिंदुस्तान जा रहे हैं, जब सच बोलेंगे तो तकलीफ पहुंचेगी आप लोगों को। जब उन्होंने सच बोलना शुरू किया, आपकी दहशतगर्दी पे, आपकी इंतहा पसंदी पे, हिंदुइज्म पे, कम्युनिटीज के, माइनॉरिटीज के साथ जुल्म पे,
तो एकदम आपने उनको दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया। और जितने भी सिख भाई मेरे जो हैं, अभी ये सिंह साहब बोल रहे थे, अभी ये सिख हैं, ये भी उन्हीं के भाई हैं, उन्हीं के खानदान, उन्हीं के नस्ल में से हैं जिनको ये दहशतगर्द कह रहे हैं बैठ करके आपके चैनल पर, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी को बचाना है मोदी सरकार से, क्योंकि उन्होंने जुल्म शुरू किया हुआ हिंदुस्तान में, सिखों का रहना दोभर किया हुआ हिंदुस्तान में भी, अमेरिका में भी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। की बात है, मैंने सोचा कि शायद मैं समझदार लोगों से बात कर रहा हूँ, शायद इन लोगों में कोई शर्म होगी, इन लोगों में कोई अक्ल होगी। यार तुम तो बेहुदा लोग हो यार, तुम तो बेहुदा लोग हो, इसीलिए तुम्हारे पाकिस्तान के साथ ये होता है। हालांकि हमारा पड़ोसी मुल्क हम कभी बुराई की कल्पना नहीं करते, हम उसकी बुरे की अरदास भी नहीं करते। मुझे आज बात का खेद हो रहा है, इसलिए तुम्हारे मुल्क के साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हारे जैसे जाहिल लोग, गंदी सोच वाले लोग बैठे हैं जब तक, इसलिए तुम्हारे मुल्क के साथ जेल सिंह साहब हमारे राष्ट्रपति रहे, तुम किस कामों में पढ़े हो, किन कामों में पढ़े हो? अरे सारे सिख तो तुमने मार के भगा दिए, या तो मरवा दिए, या तो उनका धर्म बदल दिया। 10 लाख सिख थे, आज 8,000 सिख रह गए, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती टीवी पे बोलते हुए? कमाल होगी यार, तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आ रही टीवी पे बोलते हुए? नहीं, पर मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी कम्युनिटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। 10 लाख सिख थे 1947 में, 10 लाख सिख जो थे आज 8,000 सिख रह गए। अब देखिए राम मोहन जी, इसके बावजूद इन लोगों को फिर भी शर्म नहीं आती। यार आपको खुद सोचना चाहिए, आप अपने बच्चों को भी क्या दिखा रहे हैं? आप अपने बच्चों को आतंकवाद का रास्ता दे रहे हैं, अपनी पनीरी को हम अपने बच्चों को अच्छे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाई दे रहे हैं, और आप अपने बच्चों को आतंकवाद दे रहे हैं। जेलों में डाल रहे हैं। आपको किस ऐसे लोगों को क्यों टीवी पे बुलाते हो, जिन लोगों की मानसिकता ये आतंकवाद से जुड़ी हुई है? कर रहे हैं अपनी कौम से, अपनी नहीं, आपकी तो सारी सोच ही आतंकवाद के साथ जुड़ी हुई है, आप कभी नहीं बदल सकते। मैं आज यकीन हो गया कि तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग जब आके टाई लगाने वाले लोग आके इस तरह की गंदी बातें करते हैं, आप कहाँ बदलोगे? देखिए तुम्हारे तुम्हारा तो इकोनॉमी बर्बाद होगी, परिवार बर्बाद होगी, लॉजिक पे बात करेंगे, पता नहीं आप कब बदलोगे। आप जैसा ये रावलपिंडी में खड़े होके तकरीर नहीं कर रहे हैं आप, पड़ोसी जैसा गंदा। रावलपिंडी में खड़े होके आपकी तकरीर नहीं चल रही भाई साहब। मेरी बात लॉजिक पे अगर आप सुनना चाहें तो प्लीज सुने, और अगर आप करना चाहें तो भी करें। जब आप किसी ठीक ठाक चैनल पे आए, एक बड़े चैनल आपको कोई बिठाने का मौका दे तो थोड़ा लॉजिक देना, भाषण ना दें। मुझे एक लामा सुन ले, मैंने तो बड़े तरीके से बात लॉजिक देना सर, पता नहीं ये भाषण क्यों दे रहे हैं? लॉजिक में लॉजिक दें। आप पूछ रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा साहब कि कितने % सिख थे जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान में, अभी कितने % थे? जवाब दें। अभी मैं इरशाद साहब पूछूंगा, इरशाद साहब मेरी बात खान जवाब दें। मनजिंदर सिंह सिरसा ने पूछा कि बंटवारे से पहले कितने, वो तो डेटा दे रहे हैं, सिंपल बात है, आप दें जवाब इस बात का। छोड़ दो, आप मेरे पाकिस्तान को छोड़ो, आप हिंदुस्तान की। मैं तो कह रहा हूँ 10 लाख सिख थे, आज 8,000 रह गए। मुझे बता दो मेरी बात गलत है या ठीक है? जो हिंदुस्तान से सिख थे वो ठीक है, पर आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। पूरी दुनिया में आबाद हुए, पर मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। 10 लाख सिख थे, आज 8,000 सिख रह गए। मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ? अपनी कम्युनिटी के साथ गद्दारी मत करो, सिखों के साथ गद्दारी मत करो। आप चैनल पे बैठ करके नौकरी पक्की ना करो मोदी सरकार की। आप एक मुल्क के तौर पे आप एक मुल्क के तौर पे सिखों के कितने हिमायती, इस बात को सुन तो लीजिए। कर तो आप कुछ सकते नहीं बैठ सकते, माफ करना। अगर ऐसे गंदे लोगों को आप डिबेट पे बुलाना चाहते हो और हमें बिठाना चाहते हो, मैं सलीके वाला आदमी हूँ, मैं सलीके से बातचीत करने में विश्वास रखता हूँ, लेकिन ऐसे लोग गंदे लोग, गंदी बात करने वाले, घटिया मानसिकता के लोगों से मैं नहीं बुला। माफ करना, मैं आपसे बुला नहीं कर सकता जो भाई मैं इतने गंदे लेवल तक जा ही नहीं सकता जितने गंदे लेवल तक आप जाते हो। जुल्म यहाँ पे हो रहा है, इसलिए मैं नहीं बात करूंगा। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब प्लीज आप एक मिनट रहिए, मैं दीपक वोरा साहब के पास चलना चाहता हूँ। दीपक वोरा साहब, इसको कहते हैं शब्दों का अकाल, इसको कहते हैं डेटा का अकाल, इसको कहते हैं बुद्धि का अकाल। दीपक वोरा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है। तीसरी चीज़ सबसे अहम है, अकल का बहुत अकाल है। सर सिरसा साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। सिरसा साहब, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और जो बाकी लोग हैं, मैंने अपने दाएं हाथ में एक कड़ा पहन रखा है गोल्डन टेम्पल से। मेरी माँ सिख थी, मेरे फादर हिंदू थे। मैं कौन हूँ सर? मैं तो भारतवासी हूँ। मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। हमारे जो मित्र हैं दूसरी तरफ से, उनसे एक सवाल पूछिएगा, जब भारत तरक्की करता है उनको खुशी होती है या ईर्ष्या?
जब उनके देश में चीज़ें अच्छी जाती हैं हमें बड़ी खुशी होती है, पर वो ईर्ष्या में क्यों जलते हैं? इसे शार्डनफ्रॉयड कहते हैं, एक जर्मन शब्द है, अंग्रेजी में एपिकारिक ऐसी। जब आपका पड़ोसी उसको तकलीफ होती है तो आप भांगड़ा करने लगते हैं। ऐसी क्या बात है, इतनी ईर्ष्या क्यों है हमारे अगेंस्ट? सर अभी आप सिख भाई बता रहे हैं, आप जानते हैं हर जंग में इस कौम ने रक्षा की है। सर ये तो रखवाले हैं हमारे देश के, ये आपके भाई नहीं हैं जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं सर, इस समय आप जानते हैं कि भारत के एक राज्य, सर लेट मी जस्ट कंप्लीट, एक राज्य है जिसका नाम है मणिपुर, वहां पे मैतेई लोग जो हिंदू हैं और कुकी जो क्रिश्चियन हैं, उनके बीच में दंगा हो रहा है। मेरी बात सुन लीजिएगा सर, आप क्षमता रखिए सुनने की, आपके दो कान हैं एक मुंह है, डबल सुनिए आधा बोलिए। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये कुदरत ने कहा है, आप सुन लीजिएगा सर। इनका माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिएगा। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है सर कि इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है मणिपुर में दो कम्युनिटीज के बीच में, वो भी आपके भाई हैं, क्रिश्चियन भी आपके भाई हैं, हिंदू भी आपके भाई हैं। सर चाहते क्या हैं आप लोग? भारत को किस नजर से आप देखते हैं? हम चाहते हैं गुडविल फॉर यू, हमारे पास है, आपके पास नहीं है। अब कनाडा में जो हो रहा है इस समय सर, वो 2004 की जो मैं किताब की बात कर रहा था, कोल्ड टेरर की, उसमें सर सर आप खामोश हो जाएंगे? आप अपने आप पे जुल्म मत करिएगा सर। आप अपने आप पे क्यों जुल्म कर रहे हैं सर? आप अपनी जवान को लगाम दीजिए सर, आप अपनी जवान को रोक दीजिए सर थोड़ी देर के लिए, आप लगाम दीजिए सर। सुन तो लीजिए सर, झूठ बोलना आपकी फितरत है, मेरी नहीं सर। मैं भारतीय विदेश सेवा का सदस्य हूँ। हम लोग कहते हैं सत्यमेव जयते, ये नहीं सुनेंगे सर, दे आर इनकरेजिबल। सिरसा साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये नहीं सीखेंगे। चलो आप खामोश हो जाएं सर, आप खामोश हो जाएं। अगर आपके जो चाहता है ट्रूडो साहब, जब वो एक्सपोज हिंदुस्तान से महाजन बनकर, अरे खामोश हो जाइए सर प्लीज सर, डू यू माइंड कीपिंग क्वाइट? आप खामोश होना नहीं जानते हैं सर। ये बात कंप्लीट कीजिए दीपक बोरा साहब प्लीज। इरशाद साहब एक मिनट फिर मुझे वापस कहना चाहता सर, दीपक बोरा जी कंप्लीट कीजिए। ये डिबेट इंडिया पाकिस्तान की नहीं है सर, ये डिबेट इंडिया पाकिस्तान की नहीं है, डिबेट हो रही है जो कनाडा में इस समय हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। ट्रूडो साहब बहुत बिजी थे एक नाजी को सम्मानित करने में, बाद में उनको बहुत शर्म आई, हमने क्या कर दिया, भारत के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, अब उनको शर्म आ रही है, अब वो क्या करेंगे ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आरोप आपने लगाया, आरोप लगाने के बाद कहते हैं अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। टाइगर पहले इन्वेस्टिगेशन करो उसके बाद आरोप लगाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस आदमी की पॉलिसी क्या है। शायद हमारे पाकिस्तान के जो दोस्त हैं मुझे बता पाए कि क्या ये नॉर्मल है पहले किसी को गाली देना और फिर बोलना अच्छा सोचेंगे गाली क्यों दी है हमने। ठीक, कुछ समझ नहीं आता। उसामा जाहिद साहब के पास में चलता हूं। जाहिद साहब, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम ये सवाल पूछ सकते हैं अपनी सरकार से भी, आप अपनी सरकार से भी। इरशाद अहमद खान का समझ में आता है, वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं तो उन्हें उससे ज्यादा बहुत मतलब है नहीं, लेकिन आप हैं, हसन दुर्रानी हैं, इन दोनों से मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि कम से कम ये तो देखें कि हो क्या रहा है, पूरे विश्व में इस वक्त चल क्या रहा है, और क्यों बार बार ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान से स्पॉन्सर करके, चाहे वो ड्रग्स की खेप हो, चाहे वहां पर बैठकर खालिस्तान के लिए ऑपरेट करने वाले लोग हों, अगर उनके बारे में एविडेंस हैं, दिए जा रहे हैं, तो उस पर पाकिस्तान को कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? जाहिद साहब, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, म्यूट है शायद, प्लीज देखें जरा। लगता है आवाज आपकी नहीं मिल पा रही। मैं वापस लौटकर आपके पास आऊंगा। सुशील पंडित, मैं चाहता हूं कि इस सवाल का आप जवाब दें कि मुश्किल कहां पर है। सिरसा, एक सेकंड, मैं पंडित जी आपके पास आऊंगा। सिरसा साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। राम मोहन जी, एक सेकंड पंडित जी, मैं आ रहा हूं। सिरसा साहब, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि देखिए मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट राम मोहन जी जानकारी देना चाहता हूं, उससे आपको पता चलेगा। हालांकि मैं समझता हूं हमारी कोई पाकिस्तान के साथ ना हमारी लड़ाई है ना हमारी कोई बातचीत का इसका मसला, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। अफगानिस्तान में जब ये सारा तालिबान, और पहले से ये शुरू हुआ ऐसे 15 साल 20 साल पहले, तो एक बार अफगानिस्तान से तकरीबन 1.25 लाख लोग जो थे एक ही बार आए थे इंडिया के अंदर, और उसमें बसों में भर भर के, और उनको वाघा बॉर्डर पे बीजेपी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दरवाजे खोले थे और उनको आने का निमंत्रण दिया था। उस वक्त नवाब शरीफ जी प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान में,
तो उन्होंने उनको कहा था कि अगर आप पाकिस्तान में रुकते हो हम आपको नागरिकता देंगे, सब कुछ देंगे, आप सिख हो, आप यहीं रुक जाओ। लेकिन वो पाकिस्तान के रास्ते भारत आ गए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान रहने से इनकार कर दिया। 1.25 लाख लोग में से एक भी अफगानी सिख वहां नहीं रुका। अफगानिस्तान के सिख जो हैं वो मूल तौर पर भारतीय नहीं है, वो अफगानिस्तान के नागरिक हैं, वहीं बैठ के सिख बने हैं। लेकिन उन्होंने भारत आना महसूस किया, उनके लिए पाकिस्तान भारत एक बराबर था। क्यों आना किया? उन्होंने कहा कि हमारा तो सिख पाकिस्तान में बचा ही कोई नहीं है। 10 लाख सिख थे, आज वहां हजारों की तादाद में नहीं रह गए। हमारे गुरुद्वारे वहां सेफ नहीं है, हम वहां पर नहीं रहेंगे, हम भारत में आएंगे। अब भी आप देख लीजिए, लाखों की तादाद में अफगानिस्तान से अब भी हजारों की तादाद में लोग आए हैं। एक भी परिवार, सिंगल परिवार पाकिस्तान में नहीं गया। क्यों नहीं गया? उनका तो बॉर्डर है, वो तो पैदल भी चल के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि उनको पता है अफगानिस्तान में तो फिर भी जान बच गई है। ना यहां धर्म बचेगा, ना बच्चियां बचेंगी, और ना ही हम बचेंगे वहां बच्चियों का जैसे जो किया जाता। लेकिन आज मुद्दा नहीं है। मैं पाकिस्तान को मुद्दा नहीं समझता, मैं नहीं समझता इरशाद अहमद खान से करनी चाहिए। मैं तो पाकिस्तान के अपने मेहमानों से ये उम्मीद करता हूं कि वो भी नफरत के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हमारा साथ देंगे। आपका मुल्क भी आतंकवाद के चलते इतना पीछे चले गया, मैं तो आपसे उम्मीद करता हूं, बाकी आप मालिक। ये जरा बताएं कि अगली तैयारी वो कनाडा में बैठे हुए, या तो वो टोरंटो ओटावा को खालिस्तान बनाएंगे, या अगला लाहौर को बनाने वाले हैं? मंजूर है आपको लाहौर को खालिस्तान बनना? राम मोहन, मुझे सुनिएगा, मैंने नहीं, महाराजा रणजीत सिंह का सबसे बड़ा इलाका लाहौर था, पता है आपको? मैं एक बात बोलूं, अब लाहौर को खालिस्तान बनने दीजिए। आप जो कुछ बनता देख रहे हैं ना, आप हिंदुस्तान के टुकड़े होते देखेंगे इंशाल्लाह। अरे लाहौर को बनते देखिए ना सर, मुसलमान ले जाएंगे, एक शूदर ले जाएंगे। अरे सिखों के बहुत हिमायती हैं, लाहौर को बनाइए ना खालिस्तान। मोदी जी सिख हमारे भाई हैं, सिखों से दोस्ती, तो लाहौर को खालिस्तान बनाइए अपने भाइयों के साथ। तो खालिस्तान बनेगा हिंदुस्तान के अंदर, जो हमारा पंजाब दे दीजिए, तो आप करिए, आप दिल बड़ा कीजिए। महाराजा रणजीत सिंह जी का इस मुकालते पर दे दीजिए। आज हम तो कहते हैं हम आपके दोस्त हैं, भाई हैं, तो भाई निभाइए ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।